हेलो दोस्तों, YouTube के एचपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पूर्ण संख्याओं के विषय पर चर्चा किए और हम लोग जान गए कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं। ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं तथा गुणधर्म। तो चलिए हम जानते हैं कि संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। यही चार क्रियाएं की जाती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो हम चलते हैं एक तरफ से पहले जोड़ पर। तो क्या है? पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। पहला है पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। चलिए आइए देखते हैं। 2 में 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। ध्यान दीजिए। इसी तरह से ले लीजिए, 5 में 6 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 11 आता है। 0 में 0 जोड़ते हैं, क्या आता है? 0 आता है। और 8 में 0 जोड़ते हैं, क्या आता है? 8। ध्यान दीजिएगा। 2, 3, देखिए कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इनका योगफल क्या है? 5 भी पूर्ण संख्या है। 2 संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या है। अब यह देखिए, 5 और 6 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। इनका योगफल भी क्या है? पूर्ण संख्या है। इसी तरह देखिए, 0 और 0 का योगफल भी 0 है। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसी तरह से 8 पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है। इसका योगफल भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो एक नियम निकल कर आता है, किन्हीं 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। क्या? पूर्ण संख्याओं में किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। इसे योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। क्या बताया गया? 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है। फिर से सुन लीजिए, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी सदैव पूर्ण संख्या होता है। इसे योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। याद हो गया? नहीं याद हुआ? लिखिए, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसे योग का संवरक
प्रगुण कहते हैं। याद हो गया होगा। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल भी सदैव पूर्ण संख्या होता है या प्राप्त होता है, इसे योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक, आगे चलें। अब चलिए देखिए आगे। अब इन्हीं में से पूर्ण संख्या में से कोई दो संख्या ले रहे हैं, जैसे 2 धन 4 क्या आएगा 6। ठीक, इसी को हम 4 धन 2 कर दें, क्या आएगा 6। कोई दूसरा संख्या लीजिए, 7 धन 9 क्या आ जाएगा 9 7 16। अब 9 में 7 जोड़िए, क्या आ जाएगा 16। एक आध उदाहरण और ले लीजिए, 5 धन 10 क्या आ जाएगा 15। और 10 में 5 जोड़िए 15। देखिए 3 उदाहरण लिया गया। इसे क्या नियम निकल कर आता है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर योगफल जो प्राप्त होता है, संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ने पर भी वही योगफल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ें तो भी योगफल वही प्राप्त होता है, या दूसरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ें तो भी योगफल वही प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमेय नियम। क्या, योग का क्रम विनिमेय नियम। इसे योग का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। ठीक है, आ गया। क्या, किन्हीं दो संख्याओं का योग करते समय पहली में दूसरी को जोड़ें या दूसरी में पहली को जोड़ें, योगफल वही प्राप्त होता है। इस नियम को योग का क्रम विनिमेय नियम या योग का क्रम विनिमेय प्रगुण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, एक है, इसमें एक में शून्य जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1। 8 है, 8 में शून्य जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 8। 6 में शून्य जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 6। देख रहे हैं, किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही प्राप्त होता है। योगफल वही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर योगफल वही प्राप्त होता है। इसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः शून्य को क्या कहते हैं, शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव किसे कहते हैं, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर, या योग कहिए किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त होती है
अतः शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, अब आगे चल रहे हैं। अभी तक 2 संख्या आप लिए, तेरा 3 संख्या लीजिए, 2 ले लीजिए और 4 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, 3 संख्या हो गए। अब इनको आपको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2 धन 3 धन 7। अब इसको आप इस तरह जोड़ सकते हैं 2 धन 3 धन 7, तो कितना आ जाएगा, 2 धन 3 यानी 5 धन 7 बराबर आ जाएगा 12। या इसे आप इस तरह लिख सकते हैं 2 धन 3 धन 7 बराबर हो जाए 2 धन 10 बराबर क्या हो जाएगा 12। एक आध उदाहरण और लीजिए, 8 धन 2 धन 9। अब 8 धन 2 एक साथ लीजिए और 9 अलग कर दीजिए, हो जाएगा 10 धन 9 बराबर हो जाएगा 19। अब 8 अलग कर दीजिए, 2 धन 9 को एक साथ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 धन 11 बराबर हो जाएगा 19। देखिए 2 उदाहरण लिए, 3 संख्याओं को हमने इधर उधर पहली दूसरी दूसरी तीसरी के साथ जोड़ा, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसे कहते हैं योग का साहचर्य, साहचर्य नियम या प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण। क्या कहते हैं, योग का साहचर्य प्रगुण। यानी कैसे लिखेंगे इसको, 3 संख्याओं के योगफल में पहली दूसरी को जोड़कर तीसरी को जोड़ें या दूसरी तीसरी को जोड़कर पहली को जोड़ें, योगफल में परिवर्तन नहीं आता। इस नियम को योग का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे। अब यहां ले रहे हैं 2 और 1 ले रहे हैं 7, 2 संख्याएं ले रहे हैं। अब 2 में से 7 घटाइए, क्या आ रहा है, ये तो ऋण 5 आ रहा है, और 7 में से 2 घटाइए, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। एक ही यह मान में परिवर्तन हो रहा है और यह पूर्ण संख्या भी नहीं है। जो लिखा है पूर्ण संख्या, यहां पूर्ण संख्याओं में यह नहीं है, इसलिए घटाने की क्रिया में या व्यवकलन की क्रिया में ये नियम लागू नहीं होता। घटाने की क्रिया में यह नियम लागू नहीं होता। याद हुआ, यानी घटाने की क्रिया में संबरक नियम लागू नहीं होता। घटाने की क्रिया में संबरक नियम लागू नहीं होता। यही रहा योग में और ऋण में। अब आगे चलते हैं, किसका, गुणा का प्रगुण। अब जो योग हो गया, अब दूसरा हो गया गुणा, गुणा का प्रगुण। वही चीज इसमें भी है, किन्हीं 2 संख्याओं को लीजिए और गुणा कीजिए, गुणनफल क्या आता है 6। और दूसरा ले लीजिए 4 गुणे 8। देखिए 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। देखिए 4 गुणे 8 बराबर 32, 4 भी पूर्ण संख्या है, 8 भी पूर्ण संख्या है, 32 भी पूर्ण संख्या है। यानी क्या हो गया, किन्हीं 2
पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इस नियम को गुणा का समवरक प्रगुण कहते हैं। इस नियम को गुणा का समवरक प्रगुण कहते हैं। याद हो गया? फिर सुन लीजिए, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, जिसे गुणा का समवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक, याद हो गया? अब आगे चलिए दूसरा, 2 गुणे 3 गुणे 5। आप चाहे आप कर लीजिए 2/3 6 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 30, या इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 30। चाहे पहली दूसरे का गुणा करके तीसरे का गुणा करें, चाहे दूसरे तीसरे का गुणा करके पहली संख्या का गुणा करें, गुणनफल वही आता है। क्या? यदि कोई 3 संख्या हो जो पूर्ण संख्या हो, अगर उनको परस्पर गुणा करना हो, पहली दूसरी का गुणनफल में तीसरी का गुणा करें, या दूसरे तीसरे के गुणनफल में पहली का गुणा करें, गुणनफल वही आता है। इस नियम को गुणा का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। इस नियम को गुणा का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। लिख लीजिए। अब आगे चल रहे हैं। हाँ, अब जरा देखिए आगे। 2 गुणे 0 बराबर क्या आता है? 0। 5 गुणे 0 बराबर क्या आता है? 0। यानी किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव 0 आता है। अब चलिए आगे चल रहे हैं। अब जिसे देखिए 1 या 0 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। 2 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा? 2। 8 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा? 8। 12 गुणे 1 बराबर क्या आ जाएगा? 12। अब आप देख रहे हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं, गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। अतः 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक अवयव या गुणन का, इसी को कहते हैं गुणन का या गुणात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। ये क्या है? किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे, गुणनफल वही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 1 को क्या कहते हैं? गुणन का तत्समक अवयव या गुणात्मक तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है? अब आगे चल रहे हैं। अब जरा सा इसमें भी देख लीजिए साहचर्य प्रगुण।
2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब यहाँ 2 गुणे 3 कर दीजिए गुणे 5, या इसी कर दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 पचे 30, यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, तो गुणन का साहचर नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणन का साहचर नियम। यदि 3 संख्याएं हों, परस्पर गुणा करना हो, पहली दूसरी का गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करें, या दूसरी तीसरी का गुणा करके पहली से गुणा करें, गुणनफल वही प्राप्त होता है। इस नियम को या इस प्रगुण को गुणन का साहचर्य प्रगुण कहते हैं। अब आगे चल रहे हैं। अब आगे चल रहे हैं गुणन का वितरण नियम। गुणन का वितरण नियम। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण ले रहे हैं। नौ गुणे 8 धन 4। 9 गुणे 8 धन 4 गुणन का वितरण नियम है, लेकिन किस पर है? योग पर। देखिए योग है ना, बांट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 9 गुणे 8 धन 9 गुणे 4, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 आठे 72 धन 9 चौके 36, जोड़ दीजिए 6 2 8 7 3 10, और यहाँ जोड़कर देखिए क्या होता है? 9 गुणे 12 बराबर क्या आ जाएगा? 108। इस नियम को कहते हैं गुणन का वितरण नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? गुणन का वितरण नियम। किस पर? योग पर। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां हम माइनस कर दें, क्या हो जाएगा? 9 गुणे, देखिए यह हो जाएगा 9 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 36। अब यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 8 ऋण 9 गुणे 4। करिए इसको, 9 8 72 माइनस 9 चौके 36 बराबर 36। अतः यह गुणन का वितरण नियम व्यवकलन यानी घटाने पर भी लागू होता है। गुणन का वितरण नियम घटाने पर भी लागू होता है। ठीक है, अब आज का क्लास यही समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।